एक बार की बात है, एक अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने एक ना भारतीय विद्वान को अपने यहाँ भोजन पे निमंत्रण दिया, खाने पे बुलाया। कहते आप यहाँ हमारे यहाँ भोजन करने आइए। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे और हंसी मजाक में जो अंग्रेज विद्वान था उसने भारतीय से कहा कि हम अंग्रेज लोगों पे भगवान की बहुत कृपा है, देखो तभी तो हमें इतना सुंदर रूप दिया उन्होंने, और तुम भारतीयों पे जो है भगवान की इतनी कृपा नहीं है। तो जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने उस बात को गहराई से लेते हुए और बड़े ही हंसी मजाक के अंदाज में कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान जी भोजन बना रहे थे, रसोई बना रहे थे। उन्होंने जो रोटियां बनाई उनमें से कुछ रोटियां जो कच्ची रह गई वो तो आप अंग्रेज लोग हो, और जो रोटियां जल गई वो निग्रो लोग हैं, और जो रोटियां एकदम सही सिकी, एकदम सही बनी, वो हम भारतीय लोग हैं। तो उनके इस बात से अंग्रेज विद्वान बड़े प्रभावित हुए। और इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो परिपक्वता यानी मेच्योरिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने व्यवहार कुशल हैं और कितने सहनशील हैं। और नमस्कार, मैं विनोद कुमार। ये जो कोट है या ये जो कहानी है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे बहुत अच्छे विचारक देश के और बहुत बड़े शिक्षक हुए हैं, और इनके जन्मदिन पे ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने कहा कि शिक्षा वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में जबरन ठूंसी जाए। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको जबरन ठूंस दी जाए, बल्कि वास्तविक शिक्षा शिक्षक वह है जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। आने वाले टाइम के अंदर जो शिक्षा है उसकी जो पद्धति है या उसका जो पैटर्न है उसमें इतनी चुनौतियां हैं कि एक शिक्षक को बहुत ही संघर्ष और मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए क्या है कि जब आप बीएसटीसी कर रहे हैं या इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो जो प्री डीएलएड की जो पेपर है अपना, उसके अंदर एक सब्जेक्ट जोड़ा जाता है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड? इसके 50 प्रश्न आने हैं और इसमें 5-6 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण अपने सिलेबस के अंदर बीएसटीसी के अंदर लिए गए हैं। और बाकी जब आप बीएसटीसी करेंगे तो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, और दर्शन की भी उसमें किताब लगती हैं, उनमें सारे जो जितने भी शिक्षाविद हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसलिए आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। यानी शिक्षण क्या है, कैसे करवाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, किस तरह की समस्याएं आएंगी, रचनात्मक शिक्षण क्या है, इन सभी के बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से जो है प्रश्न साथ साथ करते जाएंगे, ताकि जो जितना समय बचा है उसमें हम लगभग 400 के या 500 प्रश्न हम कर पाएं, और उन प्रश्नों के माध्यम से साथ साथ उसको व्याख्या के साथ में समझते जाएंगे कि इस टॉपिक में किससे रिलेटेड है। तो जो आज के अपने जो प्रश्न रहेंगे उनका जो टॉपिक है वो है शिक्षण या अधिगम। शिक्षण मीन्स टीचिंग, अधिगम मीन्स लर्निंग, यानी लर्निंग जो सीखना है वो किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या सिद्धांत हैं, उन पर अपने चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। अब देखिए पहला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक। देखिए प्रश्न आप पूरा पढ़ें और आराम से पढ़ें। जहां ये जो शब्द आते हैं नहीं या सही या कौन सा सही, इनमें से कौन, इन प्रश्नों को अपने पहले तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है। देखो अधिगम का मतलब लर्निंग यानी सीखना, प्रभावित करने वाले कारक यानी कि उसको क्या क्या चीज प्रभावित कर सकती है, अच्छे रूप में भी बुरे रूप में भी। अधिगम की विधि यानी सीखने की जो विधि हम करते हैं, जैसे एक होता है कि शिक्षक खड़ा रहे और बच्चा किताब पढ़ता रहे, वो विधि भी है, या लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, जैसे बच्चों को कोई काम दे दिया जाए। तो ये सारी जो है अधिगम की विधियां हैं जिनके बारे में जब आप बीएसटीसी करोगे तो बहुत अच्छे से जान पाओगे, और इसीलिए बीएसटीसी करवाई जाती है। एक होता है खोज यानी कि अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में छानबीन करना, उसके नए नए तथ्यों को इधर उधर से देखना, ढूंढना, ये हो गया खोज। एक प्रेरणा और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप प्रेरित होते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे शिक्षक के माध्यम से हो या किसी को कोई काम करता हुआ देखते हैं, जैसे आपने कलेक्टर को देखा, उसके काम को देखा और आपके अंदर कलेक्टर बनने की जो है इच्छा प्रकट हुई, तो वो होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसमें अधिगम भी प्रभावित करता है। अधिगम की विधि कौन सी है? वो भी शिक्षक जो सीखना है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, आपकी खोज कितनी है, उसके बारे में समझ कितनी है, वो भी प्रभावित करती है, और प्रेरणा भी आपको प्रभावित करती है। यदि आप में शिक्षक बनने की प्रेरणा नहीं आती तो आप बीएसटीसी नहीं करते। तो इसके सभी कारक प्रभावित करते हैं।
सभी कार्य प्रभावित करते हैं। प्रेरणा का मतलब क्या है? इच्छा प्रकट होना। इच्छा प्रकट होना ये अपने आंतरिक भी हो सकती है या बाह्य भी हो सकती है, यानी अपने अंदर खुद के अंदर कोई इच्छा प्रकट हो, ठीक है, या अपने बाह्य किसी को देख के भी ये इच्छा प्रकट करते हैं। तो देखो अब ये प्रश्न आया, इसकी व्याख्या हुई, इसके अंदर अपने को एक शब्द मिला अभिप्रेरणा। अब अगर आप अभिप्रेरणा के बारे में पूछे, अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक होती है, बाह्य होती है, दोनों होती है, तो इस प्रकार से अपने दो प्रश्न इसमें आए, अधिगम विधियों का भी इसमें प्रश्न आया। तो इस तरह से अपने जब ये प्रश्न करते जाएंगे तो साथ साथ क्या है कि इनके उत्तरों के माध्यम से और जो व्याख्या जो हो रही है उसमें जो मेन पॉइंट्स अपन को लिखते जाएंगे, ताकि इससे और अधिक प्रश्न बनने की संभावना जो है हो। दूसरा प्रश्न देखिए, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, सीखना वही लर्निंग, अधिगम, इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा, बुद्धि, अनुकरण और खेल। जब हम खेलते हैं, जो शिक्षा क्या है, बचपन से लेके जब हम पैदा होते हैं तब से लेके और बुढ़ापे तक की सतत और निरंतर प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? सतत और निरंतर प्रक्रिया, ज्ञान की प्राप्त करने की सतत यानी कंटिन्यू और निरंतर प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। हम हर चीज से सीखते हैं, हर चीज से, हर जो आदमी हमसे मिलता है या हर जो काम हम देखते हैं डेली, हम कहीं न कहीं सीखते हैं। हम बाइक लेके आते हैं, हमारे घर पे बाइक आता है, पापा बाइक चलाते हैं, बड़े बाइक चलाते हैं, और हम उनको देख देख के बाइक चलाना भी सीख जाते हैं। हम मोबाइल लेके आए, हमने कभी उसकी कोचिंग नहीं, लेकिन देख देख के भी हम उसको सीखे। तो हर पल आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या होगा इसमें से? बुद्धि से हम सीखते हैं, हमारी बुद्धि डिपेंड करती है, हमारा जो दिमाग है या मस्तिष्क है उसमें वो कितना तेज है, कितना मंद है, उस वो भी हमारा क्या है कि क्षेत्र है। अनुकरण यानी किसी की नकल से सीखना। जैसे अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और आप उसको देख के लिख रहे हैं, जैसे बच्चे आप जब पढ़ाओगे क्लास में तो आप जो बोर्ड पे लिखोगे बच्चे उसको अनुकरण करते उतारेंगे, तो वो भी सीखने का क्षेत्र हो गया। खेल के माध्यम से भी हम सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़े क्षेत्र की बात होती है, सबसे बड़ा हो गया शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र है जो उसमें आपका विद्यालय आ जाता है, आपका शिक्षक आ जाता है, आप आ जाते हैं, जो शिक्षण विधियां हैं वो भी आती हैं, अलग अलग मेथड आते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब जो है शिक्षा के अंदर आ जाता है। शिक्षा के अंदर सारी चीजें शामिल हैं। वो विद्यालय, शिक्षक, छात्र, विधियां, तकनीक, ये सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आती है। इसलिए क्या है, शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र इसका हो जाता है। किसका? सीखने का। यानी जब हम किसी को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे छोटे छोटे कुछ प्रश्न जटिल भी आएंगे, कुछ बहुत सरल लगेंगे आपको, लेकिन सरल जो प्रश्न है उनमें भी हम गलती करने की संभावना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उसको अपने बिना देखे, जैसे उसका बुद्धि या अनुकरण भी हम उत्तर कर सकते थे, लेकिन उसको देखना है, ठीक है। सीखने को प्रभावित करता है, जो सीखने का तरीका उसमें वही प्रभावित करने का प्रश्न एक पहले भी आया था। इसमें वातावरण का पूछा है, कौन सा वातावरण जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है। वातावरण का मतलब एनवायरमेंट, यानी हमें जो जैसे अगर कक्षा में हम हैं तो हमारे कक्षा का वातावरण भी हो गया अलग से। एक कक्षा वो भी कक्षा होती है जो पेड़ के नीचे पढ़ाया जाए, या एक कोई छोटे कमरे में पढ़ाया जाए, झोंपड़े में पढ़ाया। एक कक्षा वो भी होती है जो एसी रूम जो प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। तो किस प्रकार, मतलब कौन सा जो है कारक अपने को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा? आर्थिक वातावरण अपने भी जिक्र कर रहे हैं, कक्षा का जिक्र कर रहे हैं, या संसाधन जिसमें आगे मान लो जैसे ये डिजिटल बोर्ड वगैरह, ये भी एक आर्थिक कारण है। एक सिंपल बोर्ड भी आर्थिक कारण है, वो छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। एक हो गया मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। दूसरा राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण भी जैसे कोई अगर मान लो बढ़िया परिवार से है या राजनीतिक परिवार से है, तो उसका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उसी प्रकार का जो वातावरण है ये भी प्रभावित करता है क्या। और सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण यानी कि अपना परिवार, अपना समाज, अपना जो गांव, या गांव में शिक्षा के स्कूल कितने हैं और आबादी कैसी है, और इस तरह के जो है। जैसे अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर बड़ा शहर है, उसमें बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से स्कूल हैं। और अगर अपने एक छोटे कस्बे की बात करें तो वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं होती। ये सामाजिक कारण हो गया। आपका परिवार भी उसमें शामिल होता है, आपके परिवार में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, शिक्षा की जो है भावना कितनी है उनमें तेजी से, या वो उसके प्रति कितने सचेत हैं। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक वातावरण में आती है। लेकिन जो सीखना है, सब चीज़ों से सीखते हैं हम, इसमें भी सीखते हैं, इसमें भी, इसमें यानी सीखते तो सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है? देखो शिक्षा के अंदर
जो मनोविज्ञान पढ़े, एक तो था मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब व्यवहार का विज्ञान, ये एक अलग सी विषय है अपने आप में। क्या है ये? व्यवहार का विज्ञान। हमारी जो भी व्यवहार है उसका जो अध्ययन है मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। और जब हम शिक्षा की बात करें तो इसके अंदर होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, सपोज कीजिए कि अभी आप जब क्लास लगा रहे हैं उससे पहले आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपके माइंड के अंदर वो झगड़े वाली बातें चल रही है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप पूर्ण रूप से कक्षा में हो मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी मानसिक, सबसे बड़ा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, आपकी आदतें, जिज्ञासा, आपने सीखने की जिज्ञासा कितनी है, आप में थकान कितनी है, ऊर्जा कितनी है, इस तरह के जो सभी चीजें हैं वो आती है आपके मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंदर। आपका जो शिक्षक है उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, शिक्षक उसकी विधि क्या है, वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहा है, उसका ज्ञान भी आप निर्भर करता है, ज्ञान कितना है, ठीक है। और आपका विषय रुचिकर है या नहीं, तो रुचि भी आपकी, अगर किसी चीज में आपकी अगर रुचि है तो ही आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है कौन सा कारक है? वो मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो इसका उत्तर क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अधिगम में अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य नहीं? अभिप्रेरणा आपने जिक्र किया था, जिज्ञासा उत्पन्न होना, ठीक है, भावना प्रकट होना, किसी काम को करने की लालसा जो है उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अब इसमें प्रश्न को अपने को ध्यान से पढ़ना है। जीव क्रिया को चयनित ध्येय, अभी कुछ है ना इसके जो वर्ड्स है ना, जो हिंदी के वर्ड्स इतने जटिल हैं कि अपने आम दिनचर्या की भाषा में ये प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या है कि थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इनको अपने इजी वे से इनको देखेंगे, पहले पूरा समझना है भी कहना क्या चाहता है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद में ये प्रश्न जो है आसानी से हल होगा। जैसे पहले हम देखो, जीव क्रिया को चयनित ध्येय, ध्येय का मतलब उद्देश्य। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कोई, तो उद्देश्य की तरफ निर्देशित करना, यानी उसका निर्देश देना, भी आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा, यानी कि जो हम प्रेरणा या जो हमारे अंदर जिज्ञासा है या जो लालसा है सीखने की, उसका कौन सा कार्य नहीं, वो अभिप्रेरणा जो है ना हमें प्रेरित करती है कि हमारा कोई एक उद्देश्य हो, निश्चित उद्देश्य हो, जिसके लिए हमें निर्देशित करती है हमारी अभिप्रेरणा। तो ये तो बात है सही है एकदम, ठीक है, यानी ये उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि इसने नहीं पूछा, देखो नहीं पूछा तो ये तो है, ठीक है। जीव को कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, देखो अभी हम अभिप्रेरणा जागृत हुई, हमारी इच्छा हुई कि हमें बीएसटीसी का पेपर देना है, और उसके बाद में जैसे हमने सिलेबस देखा, इस तरह के जटिल प्रश्न देखे, तो हमारा मूड बदल गया, ठीक है। फिर बाद में किसी ने कहा कि अरे यार कुछ नहीं होता, ये तो 50% आने हैं, राजस्थान वाले सौखे हैं, उनमें अपने पास हो जाएंगे। तो फिर आपका फिर वापस से मन चेंज हुआ और आपने क्या कि दोबारा से फिर आपकी मानसिक योग्यता के प्रश्न आए और आपने क्या है कि फिर जो है अपना इच्छा त्याग दी। तो ये जो कर्महीन तरीका हो गया, क्या हो गया? कर्महीन। तो क्या अभिप्रेरणा के ये उद्देश्य हो सकता है? नहीं होगा। जीव को, जीव ये नहीं अपने संबंध में ये जिक्र है, बच्चों के संबंध में या जो करना चाहता है उसको जीव कहा गया है। कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, तो कर्महीन तरीके से ये जो है मदद नहीं करती है, तो इसका जो सही आंसर है वो नहीं के रूप में ये हो जाएगा। दूसरे भी अपने पढ़ लेते हैं, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना। जब हम कोई इच्छा अपने प्रकट करते हैं तो उसके रूप में जैसे एक व्यवहार अपना, वैसे जैसे हम अगर बात करें बीएसटीसी करके हमें शिक्षक बनना है, तो हमारा व्यवहार भी अपने आप अगर शिक्षक के तरह होने लगता है, तो ये काम भी किसका है? अभिप्रेरणा का है। वो हमें नियंत्रित करेगी कि अगर आप शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखिए, आपको ये काम नहीं करना, आपको ये आदतें नहीं अपनानी, आपको इस तरह से पढ़ना है, आपको बीएसटीसी करनी है, आपने फिर रीड करनी है। और तो ये जो चीजें है ना, इनको व्यवहारिक तरीके से निर्देशित कौन करता है? अभिप्रेरणा आपकी। जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, एनर्जी, ऊर्जा यानी एनर्जी। जब आप कोई कॉन्फिडेंस में होकर और कोई काम करना शुरू करते हैं, शिक्षा की बात ले लीजिए, कोई भी और एग्जांपल से आप ले लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, तो जो आप में ऊर्जा उस टाइम आएगी ना, आपके व्यवहार में जो एनर्जी आएगी कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, ये करना है, वो नियमित रूप से आपकी बनी रहे, ऊर्जा प्रदान करती है कौन? अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा के कार्य हो गए। कौन कौन से कार्य देखिए, अभिप्रेरणा के कार्य। अभिप्रेरणा का मतलब समझ में आ गया ना?
यानी कि हमारी इच्छा या लालसा को रूप, नया रूप मिलना, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो उद्देश्य लिख लेते हैं अपने सिंपल भाषा में, क्या हो गया, उद्देश्य को निर्देशित करना, उद्देश्य को निर्देशित करना। दूसरा, व्यवहार को नियंत्रित करना। कौन सा, अपना जो व्यवहार है उसको अभिप्रेरणा के कार्य। आप ये पीपीटी में अगर कुछ नहीं दिखे या जो अगर इसका कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कोई आपके प्रश्न हो तो वो उसमें कमेंट में आप जरूर लिखा कीजिए। क्या क्या कार्य हुआ, पहला हो गया उद्देश्य को निर्देशित करना। सही दिख रहा है क्या, इसको देखते हैं। दूसरा क्या हो गया, अपना व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित, निर्देशित करना, नियंत्रित भी करना, निर्देश करना अलग, नियंत्रित उसको नहीं काबू में रखना। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज क्या हो गया, ऊर्जा प्रदान करना, किसको, व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और उसको बनाए भी रखना, वह बनाए रखना। ये क्या हुआ, अभिप्रेरणा के कार्य हो गए। इससे संबंधित अभिप्रेरणा से अगर ये प्रश्न भी आता है या इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आता है, कौन सा कार्य नहीं है वो पूछ सकते हैं, कौन सा कार्य है इनमें से कोई एक दे दिया बाकी कोई और दे दिए, तो इस तरह से इस प्रश्न से, एक प्रश्न से कई प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव लर्निंग, कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है, इसमें कौन सा बताना है, यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो सबसे कम महत्व रखता है। जो कम और ज्यादा वाले प्रश्न है ना, ये थोड़े से समझ के अपने को करने होते हैं। प्रभावी शिक्षण, ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे महत्व रखता है, उसका शारीरिक आधार, प्रेरणात्मक आधार, दार्शनिक आधार या उपरोक्त सभी। अब क्या होता है कि अपने जैसे आता है उपरोक्त सभी, अरे हाँ यही होगा, नहीं ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में लिखा है कम महत्व, यानी कि सभी महत्व रखते हैं, तो अपने को वो बताना है कि कम महत्व कौन सा रखता है। तो चलो इस पे अपने बात करते हैं। शारीरिक आधार क्या होता है, शारीरिक किसी का, जैसे आपकी जो बुद्धि है, मान लो किसी की कम दिमाग काम करता है या आप में कोई दिव्यांगता है, ठीक है, दिव्यांगता भी इसका आधार, ठीक है, या थोड़ा मानसिक रूप से अगर अपने बात करें तो ये भी प्रभावित करता है। क्यों करता है, देखो दिव्यांगता जो है जरूरी नहीं है कि जिसके मतलब अगर मान लो वो पैरों से विकलांग हो या हाथों से विकलांग हो तो वो टीचर नहीं बन सकता या वो आईएएस नहीं बन सकता। उसकी बुद्धि बहुत काम करेगी और वो अगर पढ़ने में तेज है और मेहनत करता है तो वो कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कम महत्व रखता हो। दूसरी बात, प्रेरणा की भी अपने बात करी, ठीक है, ये तो रखती है महत्व, इसका तो सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आप में प्रेरणा नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दार्शनिक आधार जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने जो है धार्मिक हैं या कितनी आपकी सोच या समझ या जो है आप दर्शन के बारे में कितना जानते हो, ये इसका मतलब है। हालांकि प्रभाव तो इसका भी पड़ता है लेकिन इसका प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, दार्शनिक। बिना पढ़े कभी भी भूल के उपरोक्त सभी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है कि हाँ जी उपरोक्त सभी आ गया तो इसका आंसर यही होना चाहिए, नहीं होता ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अभिप्रेरणा का स्रोत है। अपना जो ये टॉपिक है ना, जो अभी जो प्रश्न चल रहे हैं वो प्रश्न चल रहे हैं शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग। इस टॉपिक से प्रश्न, सारे आज के प्रश्न इसी टॉपिक से हैं। तो इसमें कुछ सिद्धांत भी आएंगे, उनके बारे में अपने व्याख्या करेंगे, जिक्र करेंगे, और इस तरह के जो प्रश्न है उन ये इसी पर ही आधारित होंगे। इसमें मुख्य रूप से प्रेरणा होगी और कुछ सिद्धांत आएंगे, इन्हीं पे अपने आज बात कर रहे हैं। फिर आगे जैसे अगला जो टॉपिक होगा वो नेतृत्व में शिक्षक का जो लीडरशिप के जो कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए उस पर भी अपने बात करेंगे। तो अभी फिर अभिप्रेरणा का प्रश्न आया, क्या है, इनमें से कौन कौन से स्रोत हैं उसके, यानी कि उसकी अभिप्रेरणा किस किस से अपने को मिल सकती है या हम किस किस से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे चालक, अब ये शब्द आ गया हिंदी के अंदर, चालक परिचालक, अगर अपने को ये कहें तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अपने को कहते हैं ड्राइवर तो हम जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है, कंडक्टर, परिचालक। चालक का मतलब यानी कि हमें प्रेरणा मतलब का माध्यम क्या है हमारा, ठीक है। जैसे एक टीचर को कहें
तो वो आपके लिए एक ड्राइवर का काम करता है, आपके लिए एक चालक हो सकता है। उद्दीपन, उद्दीपन होता है हौसला बढ़ाना किसी का। जैसे आपने अपने घर में हम शुरू से जो आदतें हमारी बनती हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, आपने किसी के पाँव छुए जब आपके घर में कोई मेहमान आए और अरे वाह भाई वाह बेटा खुश रहो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये चीजें है उद्दीपन, ठीक है, तो ये भी इसका स्रोत है, इससे भी आपको फिर और एनर्जी मिलती है, अरे वाह मुझे शाबाशी मिली है, मैं इस काम को और बढ़िया से करूंगा। तो ये हुआ उद्दीपन। प्रेरक, कोई भी कहानी, किससे, शिक्षक, आपके समाज में कोई ऐसा आदमी, अच्छा आदमी जो आपको प्रभावित करता हो कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, इसके जैसा बनना है, तो वो हुए प्रेरक आपके, ठीक है। तो अभिप्रेरणा की ये क्या है, सभी, अब देखो इसमें सभी सही कर सकते हैं आप, लेकिन पढ़ के, फिर पढ़ने के बाद में इसका उत्तर आप करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्या क्या स्रोत हुए, इस प्रकार के कई और भी है इसके अंदर। प्रेरणा किस किस से आती है, आपकी इच्छा से, ठीक है, आपका रुचि किस में है, आपकी रुचि शिक्षक बनने में नहीं है और आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आपको शिक्षक ही बनना है, तो कैसे बन पाओगे, ठीक है। तो बहुत से कारण इसको जो है प्रभावित करते हैं। अब आगे जब आप बीएसटीसी करोगे तो उसमें भी इन्हीं बातों पर और भी अधिक चर्चा होनी है। सीखने की प्रक्रिया और सूझ की दृष्टि से कौन सी विशेषता गेसाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? नहीं, गेसाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेसाल्ट क्या है? गेसाल्ट ये एक सीखने का सिद्धांत है, गेसाल्ट, जिसका मतलब अगर अपने करें तो पैटर्न, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया, देखो सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, एक सिद्धांत इसके अंदर है सूझ और दृष्टि का सिद्धांत, सूझ और दृष्टि का सिद्धांत, उससे संबंधित प्रश्न है ये। कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। देखो अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ठीक है, ये सही है। संज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान से, ठीक है, लिया गया है। और अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत यानी मशीनी, यंत्रवत मतलब मशीनी, यंत्रवत मशीनी नहीं है, ठीक है, मशीनी नहीं हो सकती, कोई भी जो ज्ञान की या सीखने की जो प्रक्रिया है वो मशीनी नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर तो है ये, ठीक है। सूझ के लिए समस्यात्मक प्रवृत्ति होना आवश्यक है। आगे का जो अपने जब अध्ययन का जो पैटर्न है उसमें क्या है कि अगर बच्चे को कोई समस्या दे दी जाए कि आपको इसको सोल्व करना है, तो वो जो पैटर्न है ना, वो ये जो सूझ और दृष्टि का सिद्धांत है ना, वो बताता है कि आप बच्चे को कोई समस्या दीजिए और उसमें वो काम करेगा तो जल्दी सीखेगा और अधिक सीखेगा। तो सूझ के लिए समस्यात्मक प्रवृत्ति होना आवश्यक है, सही बात है। अधिगम की प्रवृत्ति लगभग स्थायी होती है, जो भी हम सीखते हैं, आज तक हमने जो भी सीखा वो हमारा बचपन से लेकर आज तक का जितना भी है वो एकदम स्थायी है। तो इसका जो उत्तर हुआ अधिगम, मतलब नहीं की दृष्टि में अगर देखें तो अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, नहीं होती, ठीक है। तो उसका उत्तर ये करना है। अब देखिए गेसाल्टवाद है, उसका सिद्धांत क्या है। पहली बात तो इसके प्रवर्तक कौन थे, बहुत से सिद्धांत ऐसे आएंगे जिनके बारे में अपने इनको चर्चा करनी है। अगर इसकी बात करें गेसाल्टवाद की, तो इसके जनक जो है ना मैक्स वर्दाइमर, कौन है, ये है इनके जनक, ठीक है। और ये दोनों कोफ और कोलर इसके हैं प्रवर्तक। क्या है, प्रवर्तक। क्या कहता है ये सिद्धांत, गेसाल्ट सिद्धांत मानव धारणा के सिद्धांत या कानून है जो बताते हैं कि हम वस्तुओं को देखते हैं तो मनुष्य कैसे समान तत्वों, एक जैसे जो तत्व हैं उनको समूह, तीन समूह में करना करते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं और जटिल छवियों को सरल बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, यदि कि अपने गाड़ी चलाना सीखें, गाड़ी चलाना सीखें और अपने को एक सड़क बता दी जाए कि वहां पे 20-50 गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों में लेके आप उन गाड़ी चलानी है, कोई गाड़ी किधर से आ रही है, कोई किधर से आ रही है, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, एक पैटर्न नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हमें बता दिया कि आपने दाईं साइड चलना है और जो सामने से गाड़ी आएंगी वो अपनी दाईं साइड से आती जाएंगी, तो अपने पास में एक पैटर्न आ गया और हम उनको क्या है समूहीकरण कर दिया कि जो इस साइड से जो सामने जाएगी गाड़ी वो दाईं साइड इस साइड से जाएगी, जो सामने से आ रही है वो इधर से गाड़ियां आएंगी। तो एक पैटर्न बन गया हमारे बीच में और उनको हमने समूहित कर दिया। यही सीखने का सिद्धांत है, कौन सा, गेसाल्टवाद, ठीक है। प्रवर्तक कौन हुए इसके, मैक्स वर्दाइमर जनक हुए और प्रवर्तक इसको आगे बढ़ाया कोफ और कोलर, ये सारे जो है दार्शनिक हुए, शिक्षा में शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं। अगला प्रश्न, सीखने की गति निर्भर करते हैं सीखने वाले की गति, यानी उसकी जो कितना जल्दी सीखेगा वो किस पर निर्भर करेगा, उसकी रुचि पर जरूर करेगा, क्योंकि रुचि नहीं होगी तो सीखेगा कैसे। प्रेरणा, अभिप्रेरणा जो अपने बात करी, ठीक है। जिज्ञासा पर भी, यानी उसकी जिज्ञासा कितनी है, उसको सीखने की ललक कितनी है उसके अंदर, ये भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी अपने को ध्यान में रखने हैं। कोई इसमें जैसे इसमें दे दिया थकान दे दिया यहाँ पे तो गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की जब अवस्थाएं होती है, बाल्यकाल होता है, बचपन होता है, जो जब बच्चा अपने पास में आता है 5-6 साल का, उसकी गति जो सीखने की सबसे तीव्र, ठीक है। शुरुआती जो गति होती है वो
तीव्र होती है। उसके बाद में जब युवावस्था में होते हैं अपने, या मतलब अगर अपने बात करें बीच की स्थिति, उसके अंदर अनिश्चित होती है, वो उस पर डिपेंड करती है, वो कम भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है, अति तीव्र भी हो सकती है या तीव्र भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद में कहा, अगर अंतिम अवस्था में इसकी जो गति होती है वो होती है धीमी। तो इसका आंसर क्या हो गया? धीमी गति। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों को सुमेलित कीजिए। जितने भी विचारधाराएं या जो सिद्धांत दिए हैं उनमें से देखना है अपने को कौन सा किसका, ये सुमेलित करने वाले प्रश्न भी आते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को ये जो इनके सिद्धांत है उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला बात करें व्यवहारवाद, वाटसन गुथरी। दो बै में दिया फैकल्टी मनोविज्ञान, वुल्फ एंड रीड। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थार्नडाइक। अभी अपने पढ़ा था गेस्टाल्ट किसका था? गेस्टाल्ट के प्रवर्तक कौन थे? वर्दाइमर, मैक्स वर्दाइमर, जिनका नाम था, एक थे कोफा और एक कोहलर। तो इस प्रश्न का आंसर तो अपने को मिल गया, ठीक है। क्या आएगा? थॉर्नडाइक इनके नहीं है, ठीक है। सुमेलित करना यानी कि ये गलत है, ये तीनों बाकी सही हैं, ठीक है। व्यवहारवाद इन्होंने दिया है, सिद्धांत फैकल्टी मनोविज्ञान का वुल्फ एंड रीड ने दिया है, पुनर्बलन का हल और स्किनर ने दिया, तो ये तो एकदम सही है। गलत क्या है इसके अंदर? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किसने दिया था? वर्दाइमर ने। कौन कौन से सिद्धांत है अपने को, इनको ना जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले इस पीडीएफ को जरूर देख लें। इनमें से 2 प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना होती है, 2 तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको याद करने वाली बात है कि प्रयास, और एक बार क्या सिद्धांत है इनके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे, बीएसटीसी में भी आप चर्चा करोगे, लेकिन ये सिर्फ आपको याद रखने इनके प्रवर्तक कौन है या इनके जनक कौन है या सिद्धांत किन्होंने दिए हैं। जैसे अगर अपने बात करें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, जो पहले जिक्र आया था, ठीक है। अनुकूलन अनुबलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये इनके वैज्ञानिकों का नाम है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जो अपने जिन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था उसमें आया था ना अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, क्या था? गेस्टाल्टवाद। तो ये आ गया, किन्होंने दिया? वर्दाइमर ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये जो उद्दीपन अपनी बात कर रहे थे जिसकी मान लो, ठीक है, वो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। 2 सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने, ध्यान रखना। और निर्मितवादी सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, जॉन डेवी और गार्डनर ने। ये ध्यान रखना है अपने को, इनको याद करना है भी कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद का उपागम है? निर्मितवाद का अपने अभी पीछे जिक्र किया था ना, किसने दिया था ये निर्मितवाद? जीन पियाजे, इनका है नाम, और एक जॉन डेवी और गार्डनर। ये कौन थे? जॉन डेवी इसके प्रवर्तक थे इस सिद्धांत के। ये सिद्धांत क्या है कि बच्चों को करके सीखना उस पर केंद्रित है, ठीक है। और यानी कि बच्चा अपने जो अनुभव है उनसे सीखे, उनको जो पहले से जो संचित ज्ञान है उसका आगे आने वाले ज्ञान में प्रयोग करे, इससे संबंधित ये पूरा सिद्धांत है। तो प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद का उपागम है, यानी विशेषता? छात्र को नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र को शिक्षक का इंतजार करता है कि उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना देगा। कौन? शिक्षक। छात्र को नवीन सूचना पूर्व ज्ञान से विरोधाभासी हो तो नहीं सीखता, यानी कि अगर उसको लगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं तो नहीं सीखता। या छात्र जो नवीन सूचना का विश्लेषण करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। तो इसका कौन सा उपागम हो गया? मेन ये हो गया, छात्र जो नवीन सूचना को विश्लेषण करता है और जो पूर्व में सीखा हुआ है उसको जोड़कर सीखता है, ये क्या कहता है? निर्मितवाद कहता है। तो इसका उत्तर सही क्या हो गया? ये। अगला प्रश्न, को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है डैश डैश डैश। किसको? मानचित्र को, ब्लैक बोर्ड को, उपकरण को या ग्लोब को। शिक्षक जो है उसका ब्लैक बोर्ड से गहरा नाता होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आजकल तो गणेश के पैटर्न आ गए, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। ये क्या होता है? इसका दाहिना हाथ शिक्षक का। ये नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं हो तो शिक्षक उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम की सही विशेषता नहीं है। अधिगम यानी सीखना, सीखने की सही विशेषता नहीं है। मूल प्रवृत्ति की वजह से व्यवहार में आए परिवर्तन। अधिगम कोई एक परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। तो अपने को नहीं पहचाना। देखिए,
अधिगम प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है, यानी कि अब जब हम पढ़े कुछ सीखते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, अनुभव पर भी प्रशिक्षण, हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके अनुभव जो है उससे पहले के उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, परिणाम नहीं होकर एक प्रक्रिया, अधिगम सीधा रिजल्ट नहीं है, परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। ये क्या, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। मूल प्रवृत्ति, यानी कि जिसकी मूल प्रवृत्ति जो मूल आदत है उसकी वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन, ये नहीं है, ये गलत है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं के संबंध में इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। पहले जो प्रश्न निर्मितवाद से संबंधित आया था उसमें पूछा गया था उसका उपागम क्या है, और अब नहीं के संबंध में पूछा। देखो, अधिगम वैसा का वैसा होता है, अधिगम एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया है, नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, और अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया का द्वारा सुगम, सामाजिक अंतःक्रिया ने उसको जो व्यवहार है उसके जो समाज है उसको उसमें शामिल करना, तो ये बात तो सही है। ठीक है, नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, यही वो मेन बात कहता है, और सक्रिय निर्माण प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वो वैसा का वैसा अधिगम नहीं होता, जैसा पहले था वैसा ही नहीं होता, उसमें परिवर्तन आते हैं। तो नहीं के संदर्भ में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। जब बालक सीखता है तो उसके बहुत से फैक्टर काम करते हैं, उसका सामाजिक वातावरण, जैसे अपने राजनीतिक वातावरण की भी बात करी थी। तो देखो, परिवार तो चारों में है ही है, परिवार सबसे बड़ा रोल अदा करता है बच्चे के सीखने पे, उसकी शिक्षा पे। उसके बाद देखो, खेल और पर्यटन, खेल और कंप्यूटर, एक शब्द है समवयस्क, यानी हमारी जो एज फैक्टर है, मतलब बच्चा बच्चे से सीखता है। ठीक है, जवान जो है जवान के साथ ज्यादा सीखता है, तो समवयस्क यानी कि उसकी हम उम्र। ठीक है, वो, और एक शिक्षक। तो जाहिर सी बात है, देखो शिक्षक अगर साथ होगा, अगर वो गाइड करने वाला होगा तो सीखोगे। ठीक है, आप अपने अनुभव से सीखोगे, अपने जो समूह है उससे भी सीखोगे, और परिवार से भी सीखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। ये चीजें भी जरूरी है हालांकि, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या, देखो सबसे अधिक योगदान, हालांकि योगदान सभी का है, टीवी का भी योगदान है, कंप्यूटर का भी है, आजकल मोबाइल फोन का भी योगदान है सीखने के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कई बात बने तो परिवार को, समवयस्क समूह और शिक्षक, इन तीनों की ज्यादा आवश्यकता है। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, सरल होना चाहिए। अगर अपने सरल चीजें पढ़ते जाएंगे तो कठिन रह जाएंगे। ठीक है, कठिन होगा तो सरल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, या अपने अगर पहले कठिन करेंगे फिर सरल करेंगे तो समझने में दिक्कतें आएंगी, और वो हो सकता है कि अपने उसमें निरस्ता आ जाए। तो हमारा जो हमेशा पैटर्न होना चाहिए वो क्या, सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले हम सरल चीजें सीखें और उसके बाद में, जैसे अगर अपनी बात करें बच्चों को सिखाते हैं, पहले जोड़ सिखाएंगे या सीधा गुणा सिखाएंगे, नहीं, पहले अपने इसको जोड़ सिखाएंगे, फिर घटाव सिखाएंगे, फिर गुणा और बाकी प्रक्रिया सिखाएंगे। इसलिए कैसे चलता है, सरल से कठिन की ओर। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता सॉरी मैच्योरिटी परिपक्वता नहीं पड़े, मैच्योर हो जाना पूरा, ठीक है, अधिगम से अलग करती है। अधिगम और परिपक्वता दोनों चीजें अलग है। परिपक्वता शारीरिक भी होती है, परिपक्वता। ठीक है, और एक आ गया अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना, इन्हें निरंतर सीखना, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ठीक है, अधिगम भी प्रेरकों पर निर्भर करता है, परिपक्वता का प्रेरकों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अभ्यास पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया। देखो ये तीनों चीजें तो कॉमन है जो किस में आती है, चारों चीजें आती है हालांकि। ठीक है, किस में आती है, अधिगम में, लेकिन जो सिर्फ इसी की विशेषता है, किसकी, परिपक्वता की, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जन्म लोगे, उसके बाद 1 साल के होगे, आप चलना सीखोगे, आप दौड़ना सीखोगे, आप बोलना सीखोगे, आपके दाढ़ी मुंचकाना, ये सारी जो चीजें हैं वो परिपक्वता में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो ये स्वाभाविक रूप से अपने आप चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नाखून बढ़ना, काटना, फिर बढ़ जाते हैं, ये सारी की सारी स्वाभाविक प्रक्रियाएं। तो ये इसके संबंध में, किसके, परिपक्वता के संबंध में अधिगम से जो अलग करती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, अधिगम की वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक नहीं है। अधिगम की वृद्धि में, सीखने में जो हम वृद्धि करते हैं उसमें कौन सा तत्व जो वो सहायक नहीं है। देखिए,
ज्ञानार्जन, जो आप ज्ञान अर्जन करते हो, जो सीखते हो, वो स्वाभाविक सी बात है कि सहायता करता है। आपका प्रोत्साहन, आपको कोई हिम्मत प्रदान करता है, आपका उत्साह बढ़ाता है, वो भी करता है। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो होगा, ठीक है। तीनों अगर उपरोक्त सभी हो तो अपने सोचने की बात है, तो ये उत्तर भी नहीं हो जाएगा। प्रोटीन का कोई मतलब नहीं है, किसी को प्रोटीन मिले नहीं मिले, सीखने में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। रचनात्मक अधिगम में बालक होता है ज्ञान का। बालक क्या होता है? रचनात्मक अध्ययन क्या होता है? देखो, रचनात्मक अध्ययन, रचनात्मक का मतलब रुचिकर, ऐसा अध्ययन जिसमें बालक रुचि लेके अपने आप पढ़े, उनको सिर्फ गाइड करें, सारा काम बच्चे अपने आप ही करते रहें। और वो जैसे इसका जो सबसे बड़ा अच्छा मेथड है वह लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग। बच्चे को करके सीखना ये है। तो इसमें अपने को बताना है कि क्या होता है ज्ञान, मतलब उसके बालक का रोल क्या होता है, किसमें? रचना का जो शिक्षण है रचनात्मक, उसमें एक जो बच्चा है उसका क्या रोल होगा? ग्रहण करता वो तो होगा ही, माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि माध्यम में शिक्षक हो गए या जो उसका एनवायरनमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। सृजन करता, वो अपने आप चीजों से, नई चीजों का निर्माण, उसको मिट्टी दे दिए वो खिलौना बनाएगा, ठीक है, उसको कागज दे दिए उनसे वो नाव बनाएगा, तो ये जो है वो सृजन करेगा। इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर बालक जो है वो सृजनकर्ता के रूप में होता है। इसका आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे अपने अभी जिक्र करे थे, जो सिद्धांत हैं सीखने के, जितने भी सिद्धांत अपने पीछे देख के आए हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत, सूझ और दृष्टि का सिद्धांत, वो क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए? जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। इससे आपके वेतन अधिक मिलेगा, अगर आपको नॉलेज है तो क्या वेतन अधिक मिलेगा? वेतन सबको बराबर मिलेगा। रोचक पाठ्य पुस्तक बनाने में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तक तो जब सामग्री होगी आपके पास उससे बनेगी, ठीक है। समय की बचत होती है ना जी, जब आप रचना सिद्धांतों को पढ़ेंगे, रुचिकर काम करोगे तो आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, और अधिक मेहनत करोगे तो आपको समय भी अधिक लगेगा। शिक्षण को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। जब आप सिद्धांतों पे काम करते हैं, उनके अनुसार जब आप पढ़ाने के अपने आप जो मेथड बनाते हैं, आप अपनी जो लेसन प्लानिंग करते हैं, तो उसमें अगर आपको सिद्धांतों की जानकारी है तो आपका जो शिक्षण है वो रोचक होगा, बच्चों के लिए रुचिकर होगा और फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? द शिक्षण को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। तो ये थे आज के अपने पहली क्लास के प्रश्न। अपना आज का जो क्या था टॉपिक, शिक्षण और अधिगम, लर्निंग एंड टीचिंग। उसके अंदर अपने जितने भी प्रश्न कुछ थे कि ये इस प्रकार के हम 10 क्लासें लेके आएंगे, तो 200-400 प्रश्न जितने भी प्रश्न संभावित हैं या उनसे रिलेटेड जो भी है, तो अपनी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। और टेलीग्राम अपना चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, उसके अंदर ये जो PDF हैं ये सारी उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। यूट्यूब को आप हमारे चैनल को बढ़ावा दीजिए, और जो इसका नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखिए, ताकि जैसी क्लास आए आपको पुनः तुरंत मिल सके। और आपने ये सुना, पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।